हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो क्या हाल चाल आपके। आज हम पढ़ेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, मीन प्रॉफिट क्या होता है, डिक्री होल्डर क्या होता है, जजमेंट डेटर क्या होते हैं, फॉरेन जजमेंट क्या होते हैं। ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं। डिक्री होल्डर किसे बोलते हैं। डिक्री होल्डर सेक्शन 2 क्लॉज 3 में मेंशन है और ये ऑर्डर 20 रूल 1 to 5 में भी मेंशन है और सेक्शन 33 में भी मेंशन है। तो डिक्री होल्डर किसे बोलते हैं। डिक्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन ऑन हुज फेवर a decree has been passed or an order of capable of execution has been made। ये जनरली धनी राम वर्सेस श्री राम AIR 1980 केस में कहा गया है कि डिक्री होल्डर किसे बोलते हैं, जिसके फेवर में डिक्री पास होता है या जिसके फेवर में कोई एक ऐसा ऑर्डर पास किया जाता है जो एग्जीक्यूशन के कैपेबल हो। ये क्या हो गया, ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। ऑर्डर 21 रूल 98 रूल 100, ये आप एक बार पढ़ लेना, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये ऑर्डर अगर किसी के फेवर में जाएगा तो वो डिक्री होल्डर कहलाएगा। ये धनीराम वर्सेस श्री राम केस में कहा गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अ मैन हु इज नॉट ए पार्टी टू द सूट कैन बी अ डिक्री होल्डर। कि अगर कोई एक ऐसा इंसान जो सूट में पार्टी नहीं है बट उसके फेवर में डिक्री पास किया गया तो वो भी डिक्री होल्डर कहलाएगा। अब देखो, डिक्री होल्डर डज नॉट इंक्लूड अटैचिंग क्रेडिटर। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अटैचिंग क्रेडिटर जो होता है वो डिक्री होल्डर नहीं होता है। अब देखते हैं जजमेंट डेटर क्या होता है। जजमेंट डेटर जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 10 में दिया गया है और सीपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज 10 में दिया गया है। तो जजमेंट डेटर मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ डिक्री हैज बीन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। तो जजमेंट डेटर क्या हो गया, जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास किया गया हो या उसके अगेंस्ट में कोई ऐसा ऑर्डर दिया गया हो जो कि एग्जीक्यूशन के कैपेबल हो। फिर जजमेंट डेटर डज नॉट इंक्लूड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव और द डिसीज जजमेंट डेटर। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई भी जजमेंट डेटर है जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास किया जा चुका है और वो जजमेंट डेटर का डेथ हो जाता है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा ना उसको हम जजमेंट डेटर नहीं बोलेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अ पर्सन हु इज पार्टी टू द सूट बट अगेंस्ट हुम नो डिक्री हैज बीन पास्ड इज नॉट ए जजमेंट डेटर। तो इसमें क्या है कि अगर कोई पर्सन सूट में पार्टी है बट उसके खिलाफ कोई भी डिक्री नहीं पास किया गया है तो वो जजमेंट डेटर नहीं कहलाएगा। तो आप देखो फॉरेन कोर्ट किसे बोलते हैं। फॉरेन कोर्ट को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 5 ऑफ सीपीसी में। तो इसमें ये बोला गया इट मीन्स ए कोर्ट विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टैब्लिश और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सिंपल सा है कि कोई भी कोर्ट जो आउटसाइड इंडिया है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी के द्वारा एस्टैब्लिश नहीं किया गया है या कंटिन्यू नहीं किया गया है तो वो फॉरेन कोर्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। देखो बांग्लादेश में एक लैंड एक्सचेंज का केस आया था, एक्सचेंज इनक्लेव का केस आया था। तो सपोज ये बांग्लादेश का टेरिटरी है A और इंडिया का टेरिटरी है B और ये हो गया A का कोर्ट और ये हो गया B का कोर्ट, B का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ये हो गया A का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जब ये लैंड एक्सचेंज हुआ, जब A जो है वो इंडिया का हो गया और जो B है वो बांग्लादेश का हो गया, तो लैंड एक्सचेंज से पहले जो ये A जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है बांग्लादेश का, वो फॉरेन कोर्ट कहलाएगा। बट जब ये लैंड एक्सचेंज हो गया, ठीक है, और ये जो B है, B पहले फॉरेन कोर्ट नहीं कहलाता था बट अब क्या हो गया, B अब बांग्लादेश का पार्ट हो गया। A इंडिया के पास आ गया और B कहाँ गया, बांग्लादेश के पास आ गया। तो A तो अब फॉरेन कोर्ट नहीं कहलाएगा और जो ये B जो है ये डोमेस्टिक कोर्ट था पहले बट अब ये बांग्लादेश के पास गया, ये टेरिटरी बांग्लादेश के पास गया तो यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा वो फॉरेन कोर्ट कहलाएगा। क्योंकि अब ये जो इंडिया का टेरिटरी था वो बांग्लादेश के टेरिटरी में चला गया तो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा वो अब फॉरेन कोर्ट ही कहलाएगा। क्योंकि अब वो इंडिया का पार्ट नहीं रहा, अब वो कोर्ट इंडिया के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी के द्वारा कंटिन्यूड नहीं किया जा रहा है तो वो फॉरेन कोर्ट ही कहलाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ है। अब देखते हैं फॉरेन जजमेंट क्या होता है। फॉरेन जजमेंट सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ सीपीसी में दिया गया है। जजमेंट गिवन बाय फॉरेन कोर्ट, सिंपल सा है कि कोई भी जजमेंट जो कि फॉरेन कोर्ट के द्वारा दिया गया है वो फॉरेन जजमेंट ही कहलाएगा। अब देखो एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेदर जजमेंट इज ऑफ ए फॉरेन कोर्ट और नॉट शैल बी असर्टेन ऑन द डेट व्हेन इट इज साउट टू बी इन्फोर्स। तो इसमें ये बोलना चाहते हैं कि जो जजमेंट दिया गया है फॉरेन कोर्ट का वो फॉरेन जजमेंट है कि नहीं है वो कब डिसाइड होगा, जब वो इन्फोर्स हुआ था, जिस डेट पे वो इन्फोर्स हुआ था उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि ये जो जजमेंट है ये फॉरेन जजमेंट है कि नहीं है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगेन वही एग्जांपल लेते हैं बांग्लादेश का।
जो ए है वो बांग्लादेश का टेरिटरी है और इंडिया बी है जो इंडिया का टेरिटरी है पहले का। तो सपोज करो ए जो है वो इंडिया के पास आ गया और जो बी है वो बांग्लादेश के पास गया। अरे ए का जो टेरिटरी है जो बांग्लादेश का, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो एक जजमेंट देता है 1950 में, ठीक है। तो वो जो जजमेंट होगा वो फॉरेन जजमेंट हो जाएगा इंडिया के लिए। बट देखो कुछ सालों के बाद क्या होता है, जो ये ए है ये इंडिया का पार्ट बन जाता है। तो जब ए है यहाँ का जो अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा ये फॉरेन कोर्ट तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 1950 में जो जजमेंट दिया गया है वो अभी भी इंडिया के लिए फॉरेन जजमेंट ही कहलाएगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो ए जो टेरिटरी अब इंडिया का हो चुका है। तो इस केस में वही बोला जा रहा है। तो एक केस से समझते हैं। इन सितोले वर्सेस शंकर सरन AIR 1962 का केस है। इसमें बोला जा रहा है जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट शैल कंटिन्यू टू बी फॉरेन जजमेंट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट सब्सिक्वेंटली हैज बीन एक्सेस इन द टेरिटरी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। जो मैंने बांग्लादेश का एग्जांपल दिया, सितोले वर्सेस शंकर सरन में भी यही बात बोली जा रही है। अगर कोई भी जजमेंट जो पहले फॉरेन कोर्ट का था बट अब वो फॉरेन कोर्ट डोमेस्टिक कोर्ट बन गया है, तो जो जजमेंट पहले दिया गया है जब वो फॉरेन कोर्ट था वो अभी भी इंडिया के लिए फॉरेन जजमेंट ही कहलाएगा। तो ये हो गया फॉरेन जजमेंट। तो अब आते हैं, देखते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन 2 क्लॉज 11 में दिया गया है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स ए पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमिडल्स विद द स्टेट्स ऑफ डिसीज्ड। तो देखो कोई भी ऐसा पर्सन है जिसका डेथ हो चुका है, ठीक है, तो उसका जो भी लैंड है या प्रॉपर्टी है उसके प्रॉपर्टी को अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा है लॉफुल तरीके से तो उसको हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे। या उसके प्रॉपर्टी का कोई देखभाल कर रहा है, उसमें इंटरफेयर कर रहा है, इंटरमेडल कर रहा है, तो उसको भी हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड्स द पर्सन ऑन हुम द स्टेट डिवॉल्व्स ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी हु सू और इज बीइंग सूड इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। तो इसका ये मतलब है कि कोई भी पर्सन जो ऑलरेडी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है किसी डिसीज पर्सन का और वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का भी डेथ हो जाता है, फिर उसके डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी का वो देखभाल कर रहा होता है डिसीज पर्सन का, उस प्रॉपर्टी को अब कोई और रिप्रेजेंट कर रहा है जो ऑलरेडी लीगल रिप्रेजेंटेटिव का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का वो देखभाल कर रहा हो या उस प्रॉपर्टी को वो रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसको हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे। इन शॉर्ट हम इसको ये बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज आल्सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव। बस इतना समझ लो आप। अब इसमें दो केस देखते हैं। इन बानको नेशनल अल्ट्रामारिनो वर्सेस नलिनी बाई केस में AIR 1989 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्व करते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड्स हियर्स एज वेल एज पर्सन हु रिप्रेजेंट द स्टेट even without title either as executor or administrator in the possession of the state of deceased। तो इसमें ये बोला जा रहा है, बानको नेशनल केस में ये बोला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो जो प्रॉपर्टी का हियर्स है वो भी हो सकता है या वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है जो प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूटर हो या एडमिनिस्ट्रेटर हो। उसके पास कोई टाइटल नहीं है प्रॉपर्टी का, उसके पास प्रॉपर्टी का कोई ऑनरशिप नहीं है, बस वो एक एग्जीक्यूटर है या एडमिनिस्ट्रेटर है प्रॉपर्टी का, तो वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। ये बानको नेशनल केस में कहा गया है। ऑल सच पर्सन आर कवर्ड बाय द एक्सप्रेशन लीगल रिप्रेजेंटेटिव। वही बात है, ये सारे लोग लीगल रिप्रेजेंटेटिव में आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? जो प्रॉपर्टी का हेयर्स हो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाएंगे, या कोई एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर है प्रॉपर्टी का वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहे जा सकते हैं। उनके पास अगर टाइटल नहीं है, प्रॉपर्टी का ऑनरशिप नहीं है, फिर भी वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहे जा सकते हैं क्योंकि वो प्रॉपर्टी के एग्जीक्यूटर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। इन आंध्रा बैंक लिमिटेड वर्सेस R श्रीनिवासन एंड अदर्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड करते हैं कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड इन द लॉ। तो इसमें यह बोला जाता है कि कोई भी पर्सन है जिसका डेथ हो गया है, उसके प्रॉपर्टी को कोई पर्सन लॉफुल तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। However, the state does not necessarily means the entire state। तो इसका ये मतलब ये कहा जा रहा है कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ये जरूरी नहीं है कि वो पूरे स्टेट को, जो डिसीज पर्सन है उसके पूरे प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता हो। उसका अगर कोई एक पोर्शन भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही कहलाएगा। A legatee who received only a portion of the deceased state under a will can be said to represent the deceased state and thus be legal representative under section 2 clause 11 of the code। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक पर्सन जिसको विल के द्वारा प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट्स मिला है डिसीज पर्सन का,
तो वो भी उस डिसीज पर्सन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 11 में। अब देखते हैं एग्जांपल्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव के क्या क्या हो सकते हैं। अ हिंदू सन इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज फादर इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज सेपरेट डेट। A stranger in possession of deceased judgment debtor's property without claiming any title from him, वो भी उसका legal representative होगा। Co-partner getting property by survivorship, property appointed executor and administrator of the estate of the deceased, ये सारे लोग legal representative कहे जा सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं मीन प्रॉफिट क्या होता है। मीन प्रॉफिट जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 12 ऑफ सीपीसी में दिया गया है। तो इस मीन प्रॉफिट होता क्या है? Those profit which the person in wrongful possession of such property receive or might with ordinary diligence have received therefrom together with the interest on such profit। तो इसका ये मतलब है कोई भी पर्सन जो किसी के प्रॉपर्टी को जबरदस्ती कब्जा कर रखा हो और उस पे उसको जो प्रॉफिट मिला हो या वो प्रॉफिट मिल सकता था, तो उसको हम बोलेंगे मीन प्रॉफिट। और ये जब कोर्ट में प्रूफ हो जाएगा कि रॉन्गफुल पोजेशन है, तो ये डिफेंडेंट को, जिसने रॉन्गफुल पोजेस किया है प्रॉपर्टी को, ये मेन प्रॉफिट प्लेंटिफ को देना पड़ता है, जो रियल ऑनर है उसको देना पड़ता है। बट उसके आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बट शैल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट मेड बाय पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन। इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी पर्सन ने वो जो प्रॉपर्टी उसने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है उस पे उसने अपना कुछ इम्प्रूवमेंट करके बनाया और उससे उसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो मीन प्रॉफिट में नहीं आएगा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ए का एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। बी ने क्या किया है, ये प्रॉपर्टी को रॉन्गफुल पोजेस कर लिया है। मतलब बी ने क्या कर लिया, ए के प्रॉपर्टी को गलत अनलॉफुल तरीके से कब्जा कर लिया। तो बी को जो प्रॉपर्टी से रेंट आएगा, बी को जो प्रॉपर्टी से रेंट आएगा उसके साथ जो इंटरेस्ट बन सकता था रेंट पे, ये हो जाएगा मीन प्रॉफिट। ये हो जाएगा मीन प्रॉफिट और ये रियल ऑनर को देना पड़ेगा, प्लेंटिफ को देना पड़ेगा। ये हो जाएगा मीन प्रॉफिट। बट बी ने क्या किया, ये जो प्रॉपर्टी है जिसको उसने गलत तरीके से, अनलॉफुल तरीके से कब्जा किया है, इस प्रॉपर्टी में उसने अपना एक लाइब्रेरी बना लिया। वहां पे उसने एक लाइब्रेरी बना लिया। तो उसको जो लाइब्रेरी से इनकम आ रहा है, उसको जो लाइब्रेरी से प्रॉफिट आ रहा है, वो मीन प्रॉफिट में नहीं इंक्लूड होगा। वो मीन प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होगा। वहां पे उसने अपना इम्प्रूवमेंट करके एक लाइब्रेरी बना लिया, जो लाइब्रेरी से उसको इनकम या प्रॉफिट आ रहा है वो मीन प्रॉफिट में नहीं आएगा। मीन प्रॉफिट में क्या होगा कि उसके प्रॉपर्टी से जो भी रेंट आता था, उसके साथ जो रेंट पे इंटरेस्ट लग सकता था, तो वो सिर्फ मेन प्रॉफिट में इंक्लूड होगा। तो इसका कहने का मतलब यही है। तो अब इसमें एक केस देखते हैं, हैरी ग्रे वर्सेस भगुमिया, AIR 1930 का केस है। इसमें बोला जाता है ट्रू मेजर ऑफ मीन प्रॉफिट इज नॉट व्हाट द प्लेंटिफ हैज लॉस्ट बट व्हाट द डिफेंडेंट हैज गेन एंड व्हाट ही माइट रीजनेबली एंड विथ ऑर्डिनरी प्रूडेंस हैव गेन्ड बाय सच रॉन्गफुल पोजेशन। तो हैरी ग्रे एंड भगुमिया केस में ये बोला जा रहा है कि मीन प्रॉफिट वो नहीं होता है कि प्लेंटिफ को कितना लॉस हुआ है। मीन प्रॉफिट ये होता है कि जो डिफेंडेंट है, जो गलत तरीके से प्रॉपर्टी को पोजेस कर रखा है, जो गलत तरीके से प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है, उसको कितना गेन हुआ है, ये मीन प्रॉफिट को मेजर करने का सही तरीका है। तो हैरी ग्रे वर्सेस भगुमिया में यही बोला जा रहा है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। एक्स ए ट्रेस पासर क्लेम्स वाई हाउस एंड कलेक्ट्स रेंट, दिस इज मीन प्रॉफिट। सपोज करो एक्स है, वो वाई के हाउस को ट्रेसपास कर लेता है और उसको अपना हाउस बताता है और टेनेंट से रेंट कलेक्ट करता है ये बोल के कि वो उसका हाउस है। तो जो उसको रेंट मिला है ना, वो जब कोर्ट में ये प्रूफ हो जाएगा कि इसने ट्रेसपास किया प्रॉपर्टी को, तो वो रेंट रियल ऑनर को देना पड़ेगा, तो वो मीन प्रॉफिट कहलाएगा। बट उसके साथ एक और एग्जांपल है, इफ ही डिग्स ए वेल इन द लैंड एंड कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग एंड गिव इट फॉर रेंट। फिर उसके बाद अगर मान लो वाई के हाउस है, उसमें कुछ तो लैंड खाली होगा, अगर उस लैंड में उसने गड्ढा खोल के एक और बिल्डिंग बना दिया, ठीक है, और उस बिल्डिंग को वो रेंट पे दे दिया, तब वो मीन प्रॉफिट में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे उसने अपना इंप्रूवमेंट किया है। तो उससे जो रेंट आएगा वो मीन प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। तो यही चीज यहाँ पे बताया गया। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, लूसी कोचुवरीद वर्सेस मरियप्पा गौंडर। ये केस में सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड करते हैं, मीन प्रॉफिट कैन बी क्लेम्ड ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, कि जो मीन प्रॉफिट है ना, वो सिर्फ
इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ही क्लेम किया जा सकता है। तो जो मीन प्रॉफिट का डिक्री पास होगा वो किसके अगेंस्ट में पास हो सकता है? जो ट्रेसपासर होंगे या अगेंस्ट ए मॉर्टगेजर इन पोजेशन ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी आफ्टर ए डिक्री ऑफ फोरक्लोजर हैज बीन पास। किसके अगेंस्ट में पास किया जा सकता है? मॉर्टगेजर के अगेंस्ट में भी पास किया जा सकता है कि फोरक्लोजर का डिक्री ऑलरेडी पास हो गया है बट फिर भी मॉर्टगेजर ने उस प्रॉपर्टी को पोजेस किया गया है, तो उसके खिलाफ भी मीन प्रॉफिट का डिक्री पास किया जा सकता है। या तो मॉर्टगेजी के खिलाफ डिक्री पास किया जा सकता है कि रिडम्पशन का डिक्री ऑलरेडी पास हो चुका है बट मॉर्टगेजी अभी भी उस प्रॉपर्टी को पोजेस कर रखा है, तो डिक्री ऑफ मीन प्रॉफिट उसके खिलाफ भी पास किया जा सकता है। ये लूसी कोचुवरीद केस में कहा गया है। तो इन शॉर्ट लूसी कोचुवरीद केस में ये कहा गया है कि जो मीन प्रॉफिट का डिक्री होता है वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही पास हो सकता है। तो अब देखो ऑब्जेक्ट ऑफ मीन प्रॉफिट क्या होता है? मीन प्रॉफिट का ऑब्जेक्ट होता है टू कंपनसेट द पर्सन हु हैज बीन केप्ट आउट ऑफ पोजेशन एंड डिप्राइव्ड ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। तो मीन प्रॉफिट का ऑब्जेक्ट यही होता है कि जो भी पर्सन, जो उसका रियल ऑनर है, जिसको इतने दिन से उस पोजीशन से दूर रखा गया, वो अपने प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पाया, तो उसको एक कंपनसेट करने के लिए मीन प्रॉफिट दिया जाता है। अब इंटरेस्ट ऑन मीन प्रॉफिट से रिलेटेड चीजें देखते हैं। तो एक केस है एमएन दर्जी वरु वर्सेस टीटी देवसथनम, AIR 1965 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि इंटरेस्ट हैज टू बी अलाउड इन द कंप्यूटेशन ऑफ मीन प्रॉफिट। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि जो मीन प्रॉफिट कंप्यूट किया जाएगा उसमें इंटरेस्ट को भी साथ में देना चाहिए। तो ये जो है ना 1956 में सीपीसी में एक अमेंडमेंट लाया गया था। इसमें जो इंटरेस्ट ऑन मीन प्रॉफिट है ना, इसको मैक्सिमम कर दिया गया था। ये मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 6% पर एनम। फिर उसके बाद एक केस है श्री रामनिक वल्लभ दास माधवनी वर्सेस ताराबेन प्रवीण लाल माधवनी केस है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोलते हैं इंटरेस्ट में बी अवॉर्डेड अंटिल द डेट व्हेन द प्रॉपर्टी इज restored pursuant to the order of the court, but the interest for the period prior to filing of suit cannot be granted to plaintiff in the absence of specific claim to this effect in the plaint। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहे हैं कि जो इंटरेस्ट होगा ना मीन प्रॉफिट पे, वो तब तक देना चाहिए जब तक प्रॉपर्टी जो रियल ओनर है उसको रिस्टोर नहीं कर दिया जाता, उसको वो प्रॉपर्टी दे नहीं दिया जाता है फ्रॉम द डिफेंडेंट जो रॉन्गफुल पोजेस किया हुआ है। उसके बाद ये कहते हैं ना कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से पहले जो भी मीन प्रॉफिट बनता है उस पर इंटरेस्ट देना जरूरी नहीं है जब तक प्लेंटिफ वो इंटरेस्ट क्लेम ना करे अपने सूट में। ठीक है, तो ये श्री रामनिक वल्लभ दास केस में कहा गया है। अब देखो जब मीन प्रॉफिट देना होगा ना तो उसमें कुछ डिडक्शन भी करना पड़ता है, तो वही चीज यहाँ पे बताया गया, डिडक्शन ऑन मीन प्रॉफिट। व्हाइल अवॉर्डिंग द मीन प्रॉफिट कोर्ट शुड अलाउ फॉलोइंग डिडक्शन टू बी मेड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द डिफेंडेंट इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसमें बताया गया है कि डिफेंडेंट क्या क्या डिडक्ट कर सकता है व्हाइल गिविंग मीन प्रॉफिट टू द प्लेंटिफ। तो चार्ज फॉर कलेक्टिंग रेंट, तो डिफेंडेंट के जो भी चार्ज लगे हों रेंट कलेक्ट करने में वो डिडक्ट कर सकता है। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एंड रिपिंग द क्रॉप्स, फिर डिफेंडेंट का अगर कल्टीवेशन या रिपिंग किया हो कोई क्रॉप्स का, उसमें उसके कितने कॉस्ट लगे हैं वो भी वो डिडक्ट कर सकता है। फिर पब्लिक चार्जेस मेड फ्रॉम प्रिजर्वेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट इज गवर्नमेंट रेवेन्यू, कि डिफेंडेंट ने जो रॉन्गफुल पोजेस कर रखा है प्रॉपर्टी उसने कितना गवर्नमेंट रेवेन्यू दिया उस प्रॉपर्टी पे, वो भी वो डिडक्ट कर सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, तो मैं बस आपको इतना बता देता हूँ कि ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार देख लेना। मूवेबल प्रॉपर्टी जो है ये सेक्शन 2 क्लॉज 13 में दिया गया है, ये भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स, इसमें यह डिफाइन किया गया है कि जो ग्रोइंग क्रॉप्स है ना वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन 3 में क्या बोला गया है? सेक्शन 3 में सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट से रिलेटेड बातें की गई है कि हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, फिर उसके अंदर सिविल कोर्ट आएगा, फिर उसके नीचे कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज आएंगे। फिर उसके बाद सेक्शन 7 में प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट के बारे में बोला गया। सेक्शन 8 में प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स के बारे में बोला गया है। अब देखते हैं, ये थोड़ा सा पार्ट बच गया है जो मैंने बोला था कि आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। तो सबसे पहले सेक्शन 1 पढ़ते हैं। सेक्शन 1 क्या है? शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्सटेंड। तो ये क्या है? जो सीपीसी है ना वो केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1909 में। तो जो सीपीसी है वो इन्फोर्स हुआ 1 जनवरी 1909 को, और इसको एसेंट कब मिला था? 21 मार्च 1908 में। 1908 में प्रेसिडेंट का एसेंट मिला सिविल प्रोसीजर कोड को और उसको इन्फोर्स कर दिया गया 1 जनवरी 1909 में। और ये कहाँ कहाँ एक्सटेंड होता है? तो ये एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया। तो
नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया में ये कोड इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, प्रोविजन में दिया गया है इन केस ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया कौन है? ट्राइबल एरिया वो है जो कि असम में इंक्लूड हो गया था बिफोर 21 जनवरी 1972, जो कि ऑलरेडी 6 शेड्यूल में मेंशन है। तो जो नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया है ना, तो यहाँ पे स्टेट को पावर दिया जाता है कि वो सीपीसी के कुछ पार्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या सीपीसी के पूरे पार्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये स्टेट के पास पावर है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। एक्सेप्शन JNK वाज रिमूव बाय JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो पहले ना ये जो सीपीसी है जम्मू कश्मीर में भी एक्सटेंड नहीं होता था, बट ये हटा दिया गया, ये एक्सेप्शन हटा दिया गया जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया। और ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को प्रेसिडेंट का एसेंट मिला 9 अगस्त 2019 को, और ये इन्फोर्स हो गया 31 अक्टूबर 2019 को। तो इसके आगे एक केस पढ़ते हैं। इन वेस्टर्ली वर्सेस सेहकाया केस में सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड करती है कि इन एरिया टू विच द कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड द कोर्ट इन सच एरिया शैल बी गाइडेड बाय द स्पिरिट ऑफ कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है जहां ये सीपीसी एक्सटेंड नहीं हुआ है, वहां के जो भी लोकल्स कोड है, वहां के जो भी लोकल्स प्रोविजन है, उस एरिया में जहां सीपीसी एक्सटेंड नहीं हुआ है, उस एरिया को भी सीपीसी के प्रोविजन से गाइडेंस लेना चाहिए अपना केसेस डिसाइड करने के लिए। तो यही चीज बोला गया। इट अप्लाइज टू द प्रोसीडिंग इन अ सिविल कोर्ट इन इंडिया except that specific provision in any special or local law which has been saved by section 4 और 5 of the code। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जनरली अप्लाई होगा सिविल कोर्ट के प्रोसीडिंग में ही, बट वहां पे अप्लाई नहीं होंगे जहां पे कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन मेंशन है अंडर सेक्शन 4 और 5 में। तो अब देखते हैं सेक्शन 4 और 5 क्या है। CPC will not limit or affect any special or local law in force or any special jurisdiction or powers conferred or any special form of procedure prescribed by any other law for timing in force। तो इसका ये मतलब है CPC उस स्पेशल लॉ, लोकल लॉ को इफेक्ट नहीं करेगी जहां पे कोई स्पेशल जुरिस्डिक्शन दिया गया हो या स्पेशल पावर दिया गया हो, स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर दिया गया कोई अदर स्पेसिफिक लॉ के द्वारा, तो उसको CPC इफेक्ट नहीं करेगी। ये सेक्शन 4 में बताया गया। सेक्शन 5 में क्या बताया गया है? Application of code to the revenue code, where any revenue code are governed by the provision of this code in those matter of procedure upon which any special enactment applicable to them is silent, the state government may by notification in the official gazette declare that any portion of those provision which are not expressly made applicable to this code shall not apply to those codes और shall only apply to them with such modification as the state government may prescribe। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई रेवेन्यू कोर्ट है और वो सीपीसी के प्रोविजन के द्वारा गवर्न हो रहा है, बट उसके साथ साथ कुछ स्पेशल इनेक्टमेंट भी दिया गया है उस रेवेन्यू कोर्ट के लिए, बट वो स्पेशल इनेक्टमेंट जो है ना वो साइलेंट है, तो वो स्पेशल इनेक्टमेंट प्रिवेल करेगा ओवर द सीपीसी। ये स्पेशल इनेक्टमेंट कब तक प्रिवेल करेगा? जब तक स्टेट गवर्नमेंट एक ऑफिशियल गैजेट में ये नोटिफिकेशन नहीं दे देती है कि कोई भी स्पेशल इनेक्टमेंट, जब तक वो एक्सप्रेसली नहीं बोलेगा कि यहाँ पे ये स्पेशल इनेक्टमेंट लागू होगा, तब तक वो वहां पे अप्लाई नहीं होगा। या तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में ये नोटिफिकेशन देगी कि वो जो स्पेशल इनेक्टमेंट है वो विद सर्टन मॉडिफिकेशन अप्लाई होंगे। जब तक ये ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तब तक अगर कोई भी ऐसा स्पेशल इनेक्टमेंट है जो कि रेवेन्यू कोड पे एप्लीकेबल होता है बट वो स्पेशल इनेक्टमेंट साइलेंट है, तो वो प्रिवेल करेगा ओवर द सीपीसी। तो इसका यही मतलब है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।